भड़वों की, दलालों की और भड़वों की एक सूची ही हमारे साथियों द्वारा यहां पेश की गई, निशानियां पेश की गई, कैटेगरीज पेश की गई। यह विषय रखने के पीछे हमारा जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य किसी का नाम लेकर उसको भड़वा करार देना, दलाल घोषित करना, यह नहीं है। तो भड़वों और दलालों का जो फिनोमिनन है, यह भड़वों और दलालों का जो फिनोमिनन है, यह फिनोमिनन आप लोगों के सामने रखना, इस फिनोमिनन को आपको समझाना। क्योंकि भड़वे और दलालों के नाम समय समय पर बदलते रहेंगे। आज जिन लोगों के आपने नाम लिए, कल वो नहीं रहेंगे, कल कोई दूसरे लोग होंगे। तो समस्या केवल नाम लेने से हल नहीं होने वाली। तो समय समय पर ये जो भड़वागिरी और दलालगिरी समाज में जो चलती है, ये किस प्रकार से चलती है, ये क्या है, इसको समझना, इसको पहचानना और इसको हमारे समाज में लोगों को सिखाना कि भाई इसको कैसे पहचाना जाए, उसकी पहचान समाज में देना, ये इस चर्चा के इस विषय को रखने का उद्देश्य है। आप में से बहुत से लोगों ने बंबई देखी होगी। बंबई में आप लोगों ने गेटवे ऑफ इंडिया देखा होगा, चौपाटी देखी होगी, जुहू बीच देखा होगा। बंबई में एक और बहुत देखने वाली चीज है, लेकिन आमतौर पे बंबई देखने के लिए जो लोग जाते हैं वो उस चीज को, उस जगह को नहीं देखते। उस जगह का नाम है फॉकलैंड रोड। वो देखने वाला इसलिए है कि उस फॉकलैंड रोड पर बंबई की वेश्याएं रहती है। और फॉकलैंड रोड पर कौन सी वेश्याएं रहती है? मैं कई बार अपने लोगों को बताता हूं, क्योंकि कई बार जो साम्यवादी और समाजवादी लोग हैं, जो पुरोगामी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि वेश्या की कोई जात नहीं होती, वेश्या वेश्या होती है। मैं कहता हूं नहीं, वेश्या की भी जात होती है। क्योंकि फॉकलैंड रोड पर जो वेश्याएं रहती है और धंधा करती है, वो बहुजन समाज की है, वो बहुजन समाज की जातियों से है। एक वेश्या, ब्राह्मणों की भी लड़कियां वेश्यागिरी करती है, लेकिन ब्राह्मणों की लड़कियां वेश्यागिरी लग्जरी के लिए करती है। बहुजन समाज की लड़कियां जो वेश्यागिरी करती है, वो मजबूरी, लाचारी, पीड़ा और पेट के लिए वेश्यागिरी करती है। तो ये जो फॉकलैंड रोड है, फॉकलैंड रोड में वेश्यागिरी चलती है, वेश्याएं रहती है। और ये वेश्याओं को ग्राहक दिलवाने का काम, उनके पास ग्राहक लेके जाने का, या ये वेश्याएं ग्राहक लाने के लिए भड़वे और एजेंट्स रखते, जो लोग रखते हैं। जो लोग वेश्या अगर पहले माले पर रहती है तो वो आपको जीने के सीढ़ी पर या उसके इर्द गिर्द ही जो लोग घूमते रहते हैं, और वो आपको उस वेश्या तक पहुंचाते हैं, वो लोगों को वेश्या तक पहुंचाते हैं। उनको वहां की भाषा में भड़वे और दलाल कहा जाता है। तो ये भड़वे और दलालों का जो फिनोमिना है, यह फिनोमिना केवल वहां तक ही सीमित नहीं है। उसने आज भारतीय जीवन का सारा क्षेत्र व्यापा हुआ है। ये भड़वे और दलालों का जो निर्माण है, यह निर्माण
जो प्रतिक्रांतिवादी लोग करते हैं, जो शासक जाति के लोग हमारे बीच में जो भड़वे और दलालों का जो निर्माण करते हैं, ये उनको क्यों करना पड़ा? सबसे पहले तो ये बात आपको समझना होगा। क्या मजबूरी है? क्योंकि ये उनकी भी मजबूरी है। कुछ लोगों ने यहां आरपीआई के नेताओं के बारे में कहा। मैं हमेशा ये बोलते रहता हूं और कभी कभी मजाक से बोलता हूं कि भाई आरपीआई के नेताओं को भड़वे और दलालों का नाम देना, ये भड़वे और दलालों के नाम का अपमान है। उनको तो महान बोलना चाहिए, बहुत महान लोग हैं वो। मैं तो महाराष्ट्र में उनके बारे में कहते रहता हूं कि भाई उनके बारे में बात ही मत करो, वो बहुत महान लोग हैं। तो ये जो भड़वे और दलाली का जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना की शुरुआत वैसे 1932 से होती है, जब पूना पैक्ट हुआ। गांधी जी के आमरण अनशन से जो पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर में के बीच में हुआ, उससे ये भड़वे और दलालों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन आजादी के बाद ये बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये इतनी बढ़ गई कि 1952 का जो पहला संसदीय चुनाव हुआ, उस संसदीय चुनावों के नतीजे जब बाबा साहब अंबेडकर ने देखे, तो बाबा साहब अंबेडकर ने जिस राजनीतिक आरक्षण से भड़वे और दलालों का निर्माण हुआ, बाबा साहब ने 1952 में ही इस राजनीतिक आरक्षण को समाप्त करने की मांग की थी कि हमें राजनीतिक आरक्षण नहीं चाहिए। तो ये जो भड़वे और दलालों की निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसके पीछे का मूल कारण है भारत में प्रौढ़ मताधिकार का लागू होना। बात को आपको ठीक से समझना होगा। प्रौढ़ मताधिकार का मतलब है क्योंकि गांधी और उनकी कांग्रेस जो बात आज वर्तमान में बीजेपी के लोग कह रहे हैं, क्योंकि कल हम संविधान के बदलाव पर बातचीत करने वाले हैं, कुछ बातें उस समय भी आएंगी। आज जो लोग आरएसएस के माध्यम से, संघ परिवार के माध्यम से जो लोग आज ये बात कर रहे हैं संविधान में बदलाव किया जाए और मतदान का अधिकार केवल इलाइट पढ़े लिखे लोगों को, संपत्ति वालों को दिया जाए, सुलझे हुए लोगों को दिया जाए, राजनीतिक अस्थिरता वो जो कहते हैं उसको रोकने के लिए वो ये मांग कर रहे हैं। हमें इतिहास को भूलना नहीं चाहिए कि आजादी के पहले गांधी और उनके कांग्रेस ने यही स्टैंड लिया था कि मतदान का अधिकार केवल पढ़े लिखे लोगों को हो, केवल शिक्षित लोगों को हो या संपत्ति धारण करने वाले लोगों को, मतलब समाज के जनसाधारण को, आम आदमी को मतदान का अधिकार ना दिया जाए। लेकिन अंग्रेज शासक थे, हमारे देश को उन्होंने गुलाम बनाया, लेकिन अंग्रेज ईमानदार लोग थे, ईमानदार शासक थे। और ईमानदार शासक होने के नाते उन्होंने जब बर्तानिया में प्रौढ़ मतदान का अधिकार सभी को दिया, तो वही सिद्धांत उन्होंने उनके गुलाम देश को भी लागू किया और उन्होंने यहां के नागरिकों को भी प्रौढ़ मतदान का अधिकार दिया कि जो जो बालिग है उसको मतदान करने का अधिकार है, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो मेहतरानी हो या चाहे वो इंदिरा गांधी हो। ये प्रौढ़ मतदान के अधिकार का करिश्मा इतना अजीब है। ये प्रौढ़ मतदान के अधिकार ने ही समाज में वो सिद्धांत की स्थापना की, 1 मैन 1 वोट एंड 1 वोट 1 वैल्यू। मतलब एक मेहतरानी के मत का भी उतना ही मूल्य जितना इंदिरा गांधी के मत का मूल्य है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी।
तो इससे देश में एक स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई। हमारे सामने नहीं हुई, ब्राह्मणवादियों के सामने हुई, प्रतिक्रांतिवादियों के सामने हुई। इस देश की शासक जातियों के सामने एक स्थिति उभर कर आई कि जिनका देश पर शासन है उनके पास वोट नहीं है, मत नहीं है, और जिनके पास मत नहीं है उनके हाथों में शासन नहीं है। लोकतंत्र कहता है कि जिनके पास मत है उनका शासन होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणी समाज व्यवस्था के वजह से जब देश में लोकतंत्र की प्रक्रिया लागू हो गई, तब यह स्थिति थी कि जिनके पास शासन था, अंग्रेजों ने बहुत अच्छा काम किया, सारा काम ठीक किया। केवल एक बात अंग्रेजों ने बहुत बुरी की। शायद आज अंग्रेज इस बात के लिए पछताते होंगे कि अंग्रेजों ने इस देश को आजादी देते वक्त इस देश के शासन सूत्र सदियों पुराना जो शासक वर्ग है हमारे देश में, ब्राह्मणवाद के आधार पर उसी के हाथ में सौंपकर उन्होंने ये देश छोड़ा। तो ये सारी बातों ने जो लोकतांत्रिक अधिकार हमें मिले उसको सबको काउंटर कर दिया। तो शासन उनके हाथों में, हर 5 साल के बाद में चुनाव फेस करना है उनको, लेकिन चुनाव फेस कर चुनाव का सामना कर चुनाव के माध्यम से सरकार बनानी है, लेकिन वोट उनके पास में नहीं। तो जिनके पास शासन है उनके पास में वोट नहीं, जिनके पास वोट है उनके पास में शासन नहीं। इसलिए जिनके हाथ में सत्ता है उन्होंने वोट उनको मिलाने देने के लिए उन्होंने भड़वे एजेंटगिरी का काम किया। हमारे बीच में जिनके पास वोट है, जिन लोगों के पास वोट है, उनके बीच में उनमें से ही एजेंट्स पैदा करना शुरू किया। अहमदाबाद, ये गुजरात जो है, गुजरात में तो आप लोगों को मालूम होगा कि आमतौर पर एक बनिया प्रवृत्ति है। हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों में भी एक किस्म की बनिया प्रवृत्ति मैं देखता हूं। बहुत व्यवहारिक है गुजरात के लोग, चतुर है व्यवहारों में और वास्तववादी व्यवहार में। तो वो इस बात को, इस फिनोमिना को बहुत अच्छे से जानते हैं कि गुजरात में वो कोई चीज अगर आप मार्केट में खरीदने के लिए जाती है तो जिसके दुकान से आप खरीदते हैं वो उस चीज का प्रोड्यूसर नहीं होता, निर्माता नहीं होता, उत्पादक नहीं होता। उत्पादक कोई और होता है, वो बेचने वाला होता है, वो अपने आप को एजेंट कहता है। उस एजेंट के जरिए हमको उस चीज को खरीदना पड़ता है। तो जिनके पास वोट है उनको अपने वोटों का उपयोग मालूम नहीं, उपयोग और प्रयोग करना वो जानते नहीं, और जिनके हाथों में सत्ता है उनके पास वोट नहीं है। इसलिए सत्ता जिनके हाथों में, उन्होंने वो वोट, जिनके पास वोट है उनके वोट लेने के लिए, उनके वोट खरीदने के लिए, उनके वोट मिलाने के लिए उन्होंने हमारे बीच में एजेंट्स पैदा किए। ये एजेंट्स और भड़वेगिरी का सबसे निर्माण की सबसे बड़ा कारण है। और ये तो राजनीति का हो गया, लेकिन आज की जो भड़वेगिरी और दलालगिरी जो है ये केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, ये सारे जीवन के सारे दूसरे क्षेत्रों में आ गई है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि राजनीति की भड़वेगिरी, तो राजनीतिक भड़वागिरी जो है वो आज हमारा आम आदमी, हमारे समाज का जो आम आदमी, बहुजन समाज का जो आम आदमी है, वो तो आज काफी हद तक पहचान लेता है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों की जो भड़वेगिरी है वो अभी पहचानना, वो तो हमारे पढ़े लिखे लोगों को भी पहचानना मुश्किल होता है। तो आज की जो राजनीति की जो भड़वेगिरी है
वो तो समाज के सामने नंगी हो गई है। आज का हमारा आम आदमी भी जानता है कि उसके नाम पर जो लोग, जो उसके ही जाति का या उसके ही समाज का जो आदमी चुन कर जाता है, वो भड़वाई है। ये उसकी मजबूरी है कि वो उसको वोट देना पड़ता है, लेकिन वो ये जानता है कि मैं भड़वे को वोट दे रहा हूं। लेकिन आज की जो समस्या है वो समस्या अलग है। वो ये है कि आज बुद्धिजीवी क्षेत्र पर भी सबसे ज्यादा और सबसे भयानक भड़वागिरी पैदा हो गई है। इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन जिसको कहते हैं। हमारे समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग के नाम पर जो लोग पैदा हो गए हैं, वो बहुत ज्यादा भयानक भड़वागिरी कर रहे हैं। एक माने में वो वेश्यागिरी कर रहे हैं। उनको अंग्रेजी में इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूट कहा जाता है। ये बातें आप लोग, ये फिनोमेना आप लोग महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर देखे जा सकते हैं। महाराष्ट्र में एक बहुत ज्यादा, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा लेकिन मैं फिनोमेना आपको बताऊंगा। महाराष्ट्र में एक बहुत जाने मानी आंबेडकरवादी हस्ती है, औरंगाबाद में रहती है। महाराष्ट्र के लोग शायद इस बात को पहचान सकेंगे। सामाजिक समता के आंदोलन को काउंटर करने के लिए ब्राह्मणवादियों ने जो सामाजिक समरसता मंच बनाया, यह सामाजिक समरसता मंच को हमारे समाज में कभी भी मान्यता नहीं मिलती। तो सामाजिक समरसता मंच का उद्घाटन ये जाने माने आंबेडकरवादी जो हस्ती है, यह आंबेडकरवादी, ठीक कह रहे हैं, यह आंबेडकरवादी जो हस्ती जो है, यह हस्ती को खत्म करने के लिए ही जो है, यह हस्ती के माध्यम से ये जो है, ये सामाजिक समरसता मंच को क्रेडिबिलिटी पहुंचाई गई। ये इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन है। आज की जो सबसे बड़ी जो समस्या है, क्योंकि आज जो बात हमने यहां क्यों रखी है, क्योंकि ये सारी बातें आप लोग थोड़े कम अधिक मात्रा में जानते होंगे, लेकिन आज की सबसे बड़ी जो बात यह है कि आज जो जागृति बहुजन समाज में, बहुजन जातियों में जो बढ़ रही है, इस जागृति का जो प्रभाव और परिणाम आज जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, उसमें सबसे बड़ी ये बात है कि हमारे समाज के आम लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं बढ़ गई है। आशाएं और आकांक्षाएं बढ़ गई है, महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई, एस्पिरेशन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ये एस्पिरेशन बढ़ गई है। इसके एस्पिरेशन की एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, मोरेना डिस्ट्रिक्ट में एक शेड्यूल कास्ट के पास एक पत्रकार गया गांव में, और उसको ये पूछता है कि क्या भाई तुम किसको वोट देने वाले हो? तो वो कहता है कि मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों को वोट नहीं देने वाला। तो फिर किसको देने वाले हो? तो वो कहता है ये मेरा सीक्रेट अधिकार है, मैं क्यों बताऊं आपको, आप क्यों पूछते हैं मेरे से? तो पत्रकार कहता है उसको कि आप बीजेपी को वोट नहीं देने वाले, ये बात तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देने वाले? उसने कहा क्यों दे कांग्रेस को वोट? तो उसने कहा कि अरे कांग्रेस आपके लिए, आपकी कल्याण के लिए कितना काम कर रही है। आप गांव के आदमी है, आपके पास जमीन नहीं है, तो आपको भेड़ बकरियां भैंस खरीदने के लिए आपको बैंकों से लोन दे रही है, सब्सिडी दे रही है, आपको पंचायत व्यवस्था में आपको प्रतिनिधित्व दे रही है, आपको सरपंच बनाया जा रहा है, पंच बनाया जा रहा है। तो उसने सवाल किया, वो आम आदमी ने सवाल किया कि क्या सारी उम्र हम भेड़ बकरियां पालने वाले, खरीदने वाले ही बने रहे? क्या सारी उम्र हम पंचायत समिति के, पंचायत के ही मेंबर बने रहे? तो क्या कांग्रेस हमें प्रधानमंत्री बनाने वाली है देश का? क्या हमारे किसी भाई को प्रधानमंत्री बनाने वाली है? अगर बनाने वाली है तो बताओ, मैं कांग्रेस को वोट देता हूं। तो ये जो बात है, ये उदाहरण क्या दिखाता है कि एस्पिरेशन समाज में है, वो एस्पिरेशन बढ़ रही है। वो एस्पिरेशन से सत्ता पर नियंत्रण, हमारा सत्ता हमारे हाथों में आए, सत्ता पर हमारा प्रभुत्व स्थापित हो। और ये सत्ता पर प्रभुत्व स्थापित करना ये बच्चों का खेल नहीं, ये आंदोलन, अपने आंदोलन को महान बनाए बगैर हम लोग ये नहीं कर सकते।
तो जो आम हमारा आदमी है हमारे समाज का, उसकी जो एस्पिरेशंस बढ़ गई, महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई, वो महत्वाकांक्षा फुलफिल करने के लिए समाज में जब वो प्रेरित होता है, कार्यरत होता है, तो इससे उनका ध्यान हटाने के लिए हमारे समाज में अन्याय अत्याचार की बात को लेकर, अरे वो गांव में अन्याय हो गया, भाई उसके लिए क्या करने वाले हो तुम? अन्याय होता है किसी मध्य प्रदेश के किसी गांव में और महाराष्ट्र में सवाल किया जाता है, भाई उसके लिए तुम क्या कर रहे हो? या आरक्षण, आज हमारे साथियों ने बताया कि कुछ लोग आरक्षण का नाम लेकर आगे आ रहे हैं। आरक्षण अपने आप में कोई आंदोलन नहीं है, आरक्षण ये आंदोलन का नतीजा है, रिजल्ट है। और जिनके आंदोलन की वजह से आरक्षण का नतीजा निकला, उन्होंने केवल आरक्षण के लिए आंदोलन नहीं किया था, उनके आंदोलन का उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन था। व्यवस्था परिवर्तन के लिए समाज परिवर्तन, समाज परिवर्तन के लिए सत्ता संरचना में परिवर्तन और सत्ता संरचना से व्यवस्था परिवर्तन। तो आज हमारे समाज का, आज बहुजन समाज की लोगों का वो आंदोलन के अंतिम उद्देश्यों की तरफ, आंदोलन के अंतिम लक्ष्यों की तरफ जो ध्यान जा रहा है, उस ध्यान से हटाने के लिए, और वो ध्यान, समाज का ध्यान उस अंतिम उद्देश्यों पर, उन अंतिम लक्ष्यों पर केंद्रित करने वाले लोग कौन है? तो वो पढ़े लिखे लोग हैं। समाज में जो पढ़े लिखे, जो हमारे समाज के जो पढ़े लिखे कर्मचारी है, ज्यादातर वो बामसेब के माध्यम से जो काम समाज में समाज जागृति का हो रहा है, वो लोग हैं। तो ये जो सरकारी कर्मचारी, ये जो पढ़े लिखे कर्मचारी, ये पढ़े लिखे कर्मचारी ये इस आंदोलन को लेकर चल रहे हैं, तो इनको ही रोका जाए। ये इनको रोकने के लिए वो इनको जो लोकप्रिय, इनको जो पॉपुलर लगते हैं, वो पॉपुलर चीजें इनके सामने ला रहे कि भाई वो आरक्षण की बात, आरक्षण बचाना है हमें। तो ये आरक्षण का नाम लेकर, अन्याय अत्याचार का नाम लेकर हमारे समाज को, हमारे पढ़े लिखे लोगों को डाइवर्ट करने के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है, और डाइवर्ट करके उनका आंदोलन से ध्यान हटाया गया। इसके लिए आज जो नेता के नाम पर, नेताओं के नाम पर जो भड़वे और दलाल पैदा हो गए, ये वर्तमान में सबसे खतरा है। क्योंकि राजनीतिक भड़वेगिरी को हम पहचान लेते हैं, लेकिन इसको हम समझ, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे ही आंदोलन की बात है, तो हमें उसमें पड़े, हम अपना काम छोड़कर हम इसमें पड़ जाते हैं। ये आज सबसे बड़ा नुकसान का खतरा है। तो हमें क्या करना होगा? जैसे जैसे क्रांतिवादी आंदोलन बढ़ेगा, वैसे वैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दलालों और भड़वों की संख्या कम नहीं होने वाली। हमारे को बहुत साथियों ने कहा कि भाई इसको कम करो, ये इसको काउंटर, इसको कम कैसे किया, ये ना हो पाए। ये ऐसा नहीं होने वाला। दलाल और भड़वों की संख्या भविष्य में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ने वाली है, क्योंकि ये बढ़ाना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे दुश्मन के हाथ में। दुश्मन हमें गुमराह करने के लिए, हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो ये बात करते रहेगा। तो सबसे बड़ा उपाय, सबसे बेहतर उपाय ये है कि हम भड़वे और दलालों का फिनोमिना समझे, और फिनोमिना समझकर भड़वे और दलाल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, ये समझे और समझकर अपने समाज को समझाए, ताकि भड़वे और दलालों का जो प्रभाव समाज पर होता है, वो प्रभाव को काउंटर किया जाए, उस प्रभाव को निष्प्रभ किया जाए। यही उसका सबसे बड़ा उपाय है। ये बात आप लोगों के सामने रखने के लिए हमने इस विषय को आपके सामने रखा था। तो इस संदर्भ में इस बात को आपको समझते हुए आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ ये तीव्र